अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंबर दुरानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट डॉक्टर शहाब इमाम। इनसे जो आज हमारा मौजू रहेगा बात करने का वो यही रहेगा कि व्हाटएवर इज़ लाइक हैपनिंग अराउंड इन पाकिस्तान, द हॉट टॉपिक दैट इज़ द इंटरिम गवर्नमेंट। सो जंपिंग डायरेक्ट ऑन द टॉपिक, सर आप मुझे ये बताइए कि अभी एक इंटरिम सेटअप का सिचुएशन बनी हुई है। वेयर डू यू थिंक, आप क्या देखते हैं, आपके नज़र में हम किस तरफ जा रहे हैं? देखें, इसको कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, और इसका जो बेसिक पर्पस है केयर टेकर गवर्नमेंट का वो है टू कंडक्ट फेयर, फ्री एंड ऑनेस्ट इलेक्शंस। ये बेसिक इनका पर्पस है। मगर इस दफ़ा हुआ कुछ यूँ है कि सेंसस कंप्लीट हुआ है अभी आकर अगस्त में, और 8 या 9 को जो है ये जो नेशनल असेंबली सुपर एनुएट हो रही है, अपना टर्म पूरा कर रही है। जब सीसीआई से अगर ये नोटिफाई हो जाता है सेंसस का रिज़ल्ट, तो फिर एज़ पर लॉ हम पाबंद हैं कि हम फ्रेश हल्का बंदियाँ करें और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डिलिमिटेशन इलेक्शन कराया जाए। और उससे फिर ये हो सकता है कि इलेक्शन चंद माह आगे जा सकते हैं। पुरानी सेंसस पे इलेक्शन कराना 2017 में बहुत ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो कम गिने गए, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के लोग। तो मेरा मानना ये है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, एक तो जाते हुए जो लास्ट अमेंडमेंट की है नेशनल असेंबली ने कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट होती है या जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, वो मैंने बताया कि उसका बेसिक पर्पस क्या है। मगर IMF की जो 2 ट्रांचेस आनी है, उनमें से एक अगर वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो एक, और अगर वो इलेक्शन डिले हो जाते हैं ड्यू टू डिलिमिटेशन तो 2 ट्रांचेस की नेगोशिएशन गारंटी, सोवेरियन गारंटी वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने देनी है। तो उसके इख्तियारात में ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पॉलिटिकल कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है मुल्क में और लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया हुआ है पॉलिटिशियंस ने, वो तो 2014 से PTI ने, और उसके बाद फिर PMLN और फिर मुख्तलिफ इनके मसाइल। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है इन द कंट्री फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करके और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अगर हम ठीक कर लें और जो इनिशिएटिव्स COS पाकिस्तान ने लिए हैं उनकी सुपरविजन में चीज़ें सही डायरेक्शन में चली जाए, तो इलेक्शन की क्या गारंटी कि इलेक्शन हो जाएंगे तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या 2018 के इलेक्शन से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई? क्या या 2013 के इलेक्शंस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई? तो इलेक्शन होना इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं आएगी। ये कभी पॉलिटिशियंस कभी एक साथ बैठ ही नहीं सकते। तो चूंकि बैठ नहीं सकते तो इसी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है इस मुल्क में। और इनका कोई इनके जो मंशूर है मैनिफेस्टो, उसमें तो लिखा होता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर कोई भी अपने मंशूर पे अमल नहीं करता। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, मगर सबसे पहले ये अपने अंदर जो है ना डेमोक्रेसी लाए और एक प्रोसेस हो। आप इंडिया में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कि RSS का पॉलिटिकल विंग है और हिंदुत्व को प्रमोट करती है, हेट को प्रमोट करती है, मगर उनका एक सिस्टम इस तरह से कि एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। और अटल बिहारी वाजपेयी और आपकी ये AK अडवाणी और इस तरह के लीडर्स से, और अब आप देखें मोदी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी तो बूचर ऑफ गुजरात है, जालिम आदमी है, दुश्मन है मुसलमानों का, इंसानियत का दुश्मन है, मगर वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिससे जो है लोग एक प्रोसेस के तहत हेड कर सकते हैं उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तो हेरिडिटरी वो चल रहे घराने, राजवाड़े बनाए हुए उन्होंने, PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी, और हाथ बांध के पहले जो है लोग मोहतरमा के पीछे खड़े रहे, इतने पढ़े लिखे और सीनियर लोग, और आज फिर वही तारीख रिपीट हो रही है। बिलावल के पीछे जो है वो इंतहाई सीनियर जो है लोग हैं वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। इसी तरह वहाँ से मरियम बीबी और वो लॉन्च हो गए, हमजा शहबाज, तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि बहुत ही
अदब और कैरेक्टर वाले लोग जो है वो हाथ बात के पीछे खड़े हुए। तो मेरा जो पॉलिटिकल जो माइंड सेट है या पॉलिटिकल अवेकनिंग है, हम ये कहते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ पे एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे MQM थी, MQM में हर वो शख्स जो उसका वो कारकुन है वो मेयर भी बन सकता है, वो सेनेटर भी बन सकता है। हर शख्स के पास चांस है उसको कॉम्पीट करने का। पीपल्स पार्टी में ऐसा नहीं है। इवन आपकी जो रिलीजियस पार्टी है, जमीयत उलमा पाकिस्तान आप देख लें, वहाँ पे भी मरोसी सियासत है। दूसरी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी इसी तरह से। और इमरान खान की जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें हर कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लोग हाथ बांध के खड़े हुए हैं, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी की मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके घर का बच्चा है जो ऑल ऑफ ए सडन आता है और लीडरशिप रोल को इख्तियार कर लेता है, और जो सीनियर पॉलिटिशियंस है जो 30 साल 35 साल 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सीजन लोग हैं, इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, कैरेक्टर वाले लोग हैं, मगर वो चूँकि वो बन नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, और मैक्सिमम वो मिनिस्टर बन सकते हैं और वो चेयरमैन बन जाते हैं आके, या सरबरा बन जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का। चल रहे हैं। और इस तरह से जैसे कोई फैक्ट्री चल रही हो, वो प्राइवेट लिमिटेड हो कि जो है सेठ का बेटा आके जो है सेठ बनता है, तो इसी तरह इन्होंने पॉलिटिशियंस ने और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कर लिया है। कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है लीडरशिप रोल में आने का। सही। तो अगर ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, व्हाट डू यू थिंक विल क्रिएट दैट प्रोसेस? वो चीज़ें कैसे प्रोसेस में आएंगी? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिंध में सिंधियों को वोट दिया जा रहा है, पंजाब में पंजाबियों को वोट दिया जा रहा है, तो इस चेन को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं? देखिए वो ब्रेक इस तरह से हो सकती है कि जब ये स्टेटस को की जो फोर्सेस को, इनर्शिया को तोड़ने वाली को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आए, जैसे MQM आई थी या टू सम एक्सटेंट PTI थी, तो लोगों ने अक्रॉस इनको एक्सेप्ट भी किया और इनको वोट्स भी दिए। PTI की जो है वो बदकिस्मती ये रही कि वो गलत डायरेक्शन में चले गए, और जब आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो फिर आप सही चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो एक होप थी लोगों को, और एक थर्ड ऑप्शन भी थी, और बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, मगर चीज़ें और ख़राब हो गई उनकी मिस डायरेक्ट होने से। सही। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो आई थिंक PTI भी वाज अ पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। व्हाट वेंट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू कि उनको उनकी तरफ से भी PTI को बैकिंग इस्टेब्लिशमेंट की मिलना बंद हो गई? देखिए इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बैक इस तरह से करती है कि वो ये चाहती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक रिवाइवल हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, और जो है वो लूट एंड प्लंडर जो ये पॉलिटिशियंस करते हैं वो ना हो। और वो शख्स जो भी इनको कन्विंस करता है तो वो डेफिनेटली जो है ना उनका ऐसा रोल नहीं होता पिक एंड चूज़ का, मगर वो डेफिनेटली उनकी थोड़ी सी लीनिंग होती है उस तरफ। इमरान खान को देख के जैसे हम थे या और बहुत से लोग थे, तो उनकी लीनिंग थी कि भाई शायद ये एक होप है, रे ऑफ होप है, बीकन ऑफ होप है, शायद ये कुछ कर ले। मगर ये तो मोहसिन कुछ निकले, इस पार्टी को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मोरली सपोर्ट, कराची ने 14 सीटें दी, कराची को कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। फिर कराची में जो क़यादत दी PTI ने वो गैर मुकामी लोगों की दे दी। गुलशन से कौन कैंडिडेट है आप देख लें, और PCHS से कौन है, आबादी जो है वो महाजरों की है, और जो उसमें कायदीन है जो PTI की वोट भी महाजरों ने दिया हुआ मगर इमरान खान के लिए, मगर इमरान खान ने उस आबादी से उनका नुमाइंदा नहीं चूज़ किया, बाहर के आदमी को चूज़ किया। तो आपने अब कराची को डिसइन्फ्रेंचाइज कर दिया इस तरह से कि जो कराची के मुकामी लोग थे उनको आपने असेंबलियों में नहीं भेजा, बल्कि उन लोगों को असेंबली में भेज दिया जो कि ऑलरेडी उन एरियाज़ के लोग आए हुए थे। तो एक जगह के दो लोग हो गए, एक कराची से आ गया और एक वहाँ का रिस्पेक्टिव अपने विलेज से आ गया। तो देखिए, अगर कराची से की आवाज़ कोई नहीं पहुंचा रहा है, अब आपको क्या लगता है फॉर द कमिंग फ्यूचर कि कराची से व्हाट शुड बी द बेटर ऑप्शन? क्या ये PTI वाले लोग ज़्यादा बेहतर उसको चला सकेंगे, या अभी भी आप रेकमेंड करेंगे कि MQM कुड बी अ बेटर ऑप्शन और रे ऑफ होप फॉर कराचीइट्स? देखिए MQM इज़ द ओनली होप, और हमेशा से ये होप रही है। और इनके साथ भी जो
जो बुरा वक्त आया, जो बैड पैच आया, वो अल्ताफ़ हुसैन के पागलपन की वजह से आया और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। तो 2016 में अल्ताफ़ हुसैन से और महाजिरों की और एमक्यूएम की जान छूट गई और हमें उम्मीद है कि जो नई लीडरशिप आ रही है उसमें ज़ाहिर है, और उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा कमाल भी ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन से नाराज़ होकर गए थे। और मैं तो 2018 में शुरुल इबाद को और इनको कहता था कि ये जो है ना कौम के मुजरिम आप लोग सारे बन रहे हैं, आप इसकी बातों को फॉलो ना किया करें। फिर मुस्तफ़ा ने मुझे कहा कि जब वापस आके देखो जो बात तुम कहते थे वो हमने आज पब्लिकली कह दी। तो मुस्तफ़ा भी जो है वो इस कराची के बेटे हैं और कराची की होप है। और मैं हमेशा से उनको ये कहता था कि जो घोड़ा है वो एमक्यूएम है और घोड़ सवार आप हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि घोड़ सवार जो है वो घोड़े पे बैठ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है। और कराची की आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। और माजी में गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ हुई हैं और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने महाजर वोट बैंक को मिसयूज़ किया, हमारे मैंडेट को गिरवी रखवाया हमारी ही दुश्मन के पास जाके। मगर वो सबको पता है कि वो कौन आदमी था और वो एक ही आदमी था जो उसने ना सिर्फ तंजीम को बल्कि पूरे के पूरी कम्युनिटी को और शहरों को होस्टेज किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स से तो जान छूट गई है। तो क्या अभी महाजिर कौम रेडी है मुस्तफ़ा कमाल को वेलकम करने के लिए? महाजिर कौम मुस्तफ़ा को भी वेलकम करेंगी और महाजिर कौम जो है वो एमक्यूएम को भी वेलकम करेंगी। उन्होंने देख लिया है कि जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। बुरे वक्त में आपको आज पीटीआई पे ऑपरेशन हो रहा है तो जो इनकी गैर मुकामी लीडरशिप है वो सारी कराची से भाग गई। कोई कराची में नहीं है मौजूद, कोई ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। तो एमक्यूएम का जो लीडर है वो कहाँ भाग के जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा तो वो जेल ही जा सकता है, तो वो बेचारे जेल में लैंड कर जाते हैं। कराची एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी भी इतना स्टेबल नहीं हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ मुर्तज़ा वहाब प्लेइंग हिज रोल इन दिस डोमेन? देखिए मुर्तज़ा वहाब इज़ अ शो पीस और ये समझने की ज़रूरत है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी की पूरी जो है ना वो होमोजेनस हो गई है। होमोजेनस का मतलब ये है कि एक इथनिक स्टॉक के लोग हैं जो पट्टे वाले से ग्रेड 22 तक की नौकरियों में। कराची और हैदराबाद के जो महाजिर है जो कोटा सिस्टम की स्प्रिट थी कि 40% शहरी होंगे और 60% दही के होंगे, वो स्प्रिट भी वायलेट हो गई है। पहले हम कहते थे कोटा सिस्टम हमारे लिए कब्र है, आज हम कहते हैं कि ये हमारे लिए खंदक है। 40% ही दे दो। इन्होंने 2017 तक का मैंने डेटा एक कंपाइल किया था, 2008 से 17 तक का, तो उसमें जो सरकारी नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी थी वो दी थी 2,19,000। उसमें सिर्फ 4,500 नॉन सिंधी लोग थे जिनकी मादरी ज़बान सिंधी नहीं है। उसमें पठान भी थे, उसमें पंजाबी भी थे, उसमें महाजर भी थे। और अब एक भाई डोमिसाइल शहर का बनाता है, दूसरा भाई गांव का बनाता है और शहर की सीटों से भी वही आ रहे हैं और गांव की सीटों से भी वही आ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा का पूरा टेक ओवर हो गया पूरे शहर का और पूरे सूबे का। हैदराबाद क्या डॉक्टर देख लें, इंजीनियर्स देख लें, मुख्तारकार देख लें, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सरकारी नौकरी के महाजिरों के ऊपर। और इसमें जो है वो जाहिर है आपकी नंबर जो असेंबली है ये जो जिसको मैं कहता हूँ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो हमें सूट नहीं करता बाय वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी। और वो मेजॉरिटी भी गलत है, हल्का बंदियाँ गलत हुई हैं। कराची को के ऊपर जो है वो एमएनए आ रहा है 8 लाख पे, दूसरी जगह पर आ रहा है 50,000 पे, और अपने ज़्यादा एमपीएस को लाकर और आप एक शैम मेजॉरिटी के तहत एक ऐसी कानून साजी करके सारे इदारे जो है जैसे एसबीसीए केबीसीए को एसबीसीए कर दिया। कराची एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट हुआ करता था और उसके इदारे भी कराची जैसे डीएमसी है, कराची यूनिवर्सिटी है, केडब्ल्यूएसबी है, इनको सबको इन्होंने ऑल सिंध बना दिया। और उसके बाद पहला काम ये किया कि सारे लोग जो बाहर के थे उनको यहाँ ला के पोस्ट करके एसबीसीए में। और पोस्टिंग के बाद उन्होंने ये किया कि जो वो हंगरी हाउंड्स होते हैं ना, भूखे भेड़िए की तरह उन्होंने चढ़ाई कर दी इस शहर पे और वो उसका ये पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया। कराची को गोट और गांव और एक पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया। छोटे 100-100 गज के प्लॉटों को
के ऊपर 4-4 8-8 फ्लोर्स बना दिए, बैंगलोर्स को तोड़ के पोर्शंस बना दिए। तो ये इन कनाइवेंस ऑफ SBC's स्टाफ विच हैज़ कम फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिंध, और वो आके इन्होंने जो है ना शहर को बिल्कुल जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया, पूरे लैंडस्केप को गारत कर दिया। इसी तरह थाने आप देख लें, इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप देख लें, इसी तरह वो जो रजिस्ट्रार जो प्रॉपर्टी के कर, आप हर जगह चले जाए, ग्रेड 1 से 22 तक के जो लोग हैं वो पूरे के पूरे जो है ना एक खास इतने, जबकि कराची जो है या सिंध जो है ये मल्टी इथनिक प्रोविंस है, यहाँ हर तरह की इकाई रहती है, और इस प्री पार्टीशन भी बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हिजरत करके आए, बहुत सारे जो आबादगार हैं, जो सेटलर्स जिनको कहते हैं पंजाबी सेटलर्स, वो 1.5-2 करोड़ के करीब है जो इस पट्टी पे रहते हैं। मीरपुर खास है, जड्डो, कुंडरी, सागड़, मगर वो भी एलिमिनेट हो गए सारे सरकारी नौकरियों से। कानूनियत वाली बात हो गई है, तो हम तो फिर एक तरीके से मेरे ख्याल से कानून के साथ भी नहीं चल रहे हैं। तो इसमें कानून क्यों नहीं कोई अपना रोल प्ले कर रहा? कानून को कौन मैनेज करता है? कानून को ऑफिसर मैनेज करते हैं। तो ये अपार्थाइड है जो साउथ अफ्रीका में होता था। दिस इज एन अपार्थाइड। या जो वहाँ पे हुट्सवर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में जो ट्राइब मुस्तकिल लड़ते रहे एक दूसरे के साथ, या बॉस्निया में, तो पूरा इन टेक ओवर कर लिया। और ये जो 1970 से आप देखें कि इन्होंने ज़बरदस्ती ज़मीनें जो क्लेम में मिली थी वो पहले छीनी, फिर इनको 27 शहरों में वाजिर रहते थे, उनको स्क्वीज़ करते करते कराची हैदराबाद में लिया है। अब कराची हैदराबाद को की फतह की बात है, और मेरे हिसाब से मुर्तज़ा वहाब को तो ऐसे उन्होंने एक शो पीस के तौर पर रखा है, अदरवाइज़ तो वो कराची हैदराबाद भी फतह कर चुके हैं। और महाजिर आबादी या महाजिर कौम या नॉन सिंधी आबादी जो है या उर्दू बोलने वाले जो है वो अब महकूम है। और ये फूड पांडा पे आपको नज़र आएंगे, बाइका पे नज़र आएंगे, और इवन इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। इनको पर कैपिटा जो कैलोरी चाहिए होती है पर पर्सन वो भी कम हो गई है, और पूरी नेशन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। अब इसको रिवाइवल के लिए आपको एक ऐसा लीडर चाहिए था जो आपसे जो इनकी लीडरशिप के से बेहतर नहीं तो इनके मुकाबले में ज़रूर हो। तो उनके जो लीडर्स हैं वो आप देख लें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इंतहाई पढ़ा लिखा काबिल, और उसने जो बीज लगाए और पौधे लगाए वो तनावर दरख्त बने 50 साल में। फिर मोहतरमा आई, उसके बाद जरदारी साहब आए। हमारी जो लीडरशिप है वो आप देख लें, हाँ के जो एक अल्ताफ़ हुसैन आया, और अल्ताफ़ हुसैन ने क्या जुल्म सितम ढाया। जब महाजिर कौम ने 1986 में अपना मैंडेट उसके हाथ में दिया, उस वक्त की हालत ज़ार महाजिरों की, और 2016 में जब वो गया उस वक्त की हालत ज़ार आप कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस कौम के साथ इशू अनफॉर्चुनेटली इनको तासुब का शिकार रही। तासुब तो थी, इनकी अपनी लीडर जो था वो इस तरह का इनको लीडर मिला जो खुद अपनी कौम से सिंसियर नहीं था, या जो भी हालात थे। तो उसकी वजह से देख लें आप, कौम जो है वो बद से बदतर होती चली गई। मगर आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल लोग आए हैं, रहे हैं उनके में, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में शायद महाजरों का कुछ हो जाए। देखिए हम तो 50+ हो गए, इतना हम देख चुके हैं, जो हमारा वक्त गुजर गया। अब आने वाले वक्त में नए बच्चों में नए स्टॉक जो है हमारे यूथ का, उसमें से कोई नया लीडर आ जाए और शायद अपना रोल अदा कर दे। तो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो चुकी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इतना एक तरीके से अपना असासा खोने के बावजूद भी देयर इज़ नथिंग दैट इज़ ब्रॉट टू देयर बकेट। आपके लिहाज में मतलब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक कि ब्रेन ड्रेन को अब किस तरह रोका जाएगा टू सपोर्ट द यूथ? देखिए ब्रेन ड्रेन तो तभी रुक सकता है जब आपके पास कॉन्क्रीट इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसीज़ हो और उनको आगे नज़र आए कि समथिंग इज़ हैपनिंग, देयर इज़ they have some, the country has something to offer। तो अगर ये जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मौजूदा, तो मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अब मैं पॉलिटिशियंस की तरह या किसी ब्यूरोक्रेट की तरह बोल दूं कि यूँ और फिगर्स की बात करूं, कोई आदमी तो सच बोले ना। सच ये है कि ऑन द ग्राउंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं किसी बच्चे को पाकिस्तान में रोकूं तो मैं किस
क्या चीज़ कह के उसको रोकूं? क्या उसको नौकरी मिल जाएगी सरकारी? क्या उसको फाइनेंशियल सेक्टर में अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा? क्या उसके पास क्या उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो बच्चों को पढ़ा सके, अपने पेरेंट्स का इलाज करा सके? ना यहाँ इलाज है, ना यहाँ तालीम है, और उसके लिए ख़रीदना है तो जाके उसको ख़रीदो, और ख़रीदने में जो है वो पैसे इतने ज़्यादा हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप मुझे ये बताएं कि आप हैं जैसे, मैं आपको क्या किन पॉइंट्स में कन्विंस करूँ कि डोंट गो आउट? मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है, यू शुड अवेल इट। एग्जैक्टली। आप $1000 भी कमाते हैं अमेरिका जाके, तो यहाँ के 3 लाख बनते हैं। अगर आपने उसमें से कुछ थोड़े से पैसे घर वालों को भेज दिए तो लाख ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो उसमें जो लेबर पॉलिसी थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, उन्होंने बहुत सारे लोग लीबिया और इधर भेजे थे अरब कंट्रीज़ में, और उसमें काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई थी। तो हमें अब ये चाहिए कि ये जो ब्रेन ड्रेन को यूटिलाइज इस तरह से करें कि हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी में तैयार करें, उनको इक्विप करें, और आईटी लो हैंगिंग फ्रूट है उसमें जितना ज़्यादा उनको एब्जॉर्ब कर सकें। जो इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स हैं वहाँ जाके वो उसको अपना शेयर लें इंटरनेशनल मार्केट से, और फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग करें, पैसे भेजें, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएं, ये करें। एक क्रिटिकल मास फिर आपको पाकिस्तान में क्रिएट करना पड़ेगा, मगर ये 25, 30, 40 साल लगेंगे। ये आज कल परसों में नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो खराबी है ये 75 साल की खराबी है। यानी इक्विपमेंट, स्किल इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ के लिए आई थिंक हमारे पास अभी उम्मीद ज़रूर रहती है इसी पॉइंट पे कि हमारे पास अच्छी लीडरशिप होगी तो प्रॉबली हम किसी बेहतर डायरेक्शन में जा सकेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो।